हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था उसके आगे की बातें जो है बताऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में उसके आगे की क्या चीज़ें हैं जो देखनी है। देखिए, पिछली वीडियो में जो है हम लोगों ने शोध परिकल्पना के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि शोध परिकल्पना दो प्रकार की होती है, दिशात्मक और अदिशात्मक। ठीक है, इसी का उदाहरण हमको देखना है। देखिए, मैंने बताया था जैसे आपको पिछली वीडियो में कि उदाहरण में देखिए, जैसे दो उदाहरण है। एक उदाहरण ये, जैसे देखिए सुमन और अंकिता की लंबाई में अंतर है, यानी सुमन और अंकिता नाम की दो बच्चियां हैं। कहा जा रहा है कि उनकी लंबाई में अंतर है। ये इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार की परिकल्पना क्या कही जाएगी? अदिशात्मक, यानी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने भी बताया ना कि इनकी लंबाई में क्या कमी है क्या ज्यादा है, इस और कोई पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, उदाहरण बी, इसमें कहा जा रहा है कि सुमन की लंबाई अंकिता की अपेक्षा कम है। यानी इसमें अब क्लियर पता चल जा रहा है कि सुमन जो है अंकिता से छोटी है। यानी ये जो हाइपोथेसिस होगी, ये परिकल्पना कैसी होगी? दिशात्मक, यानी इसमें पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, यानी इसमें कम और अधिक दिशा की ओर संकेत किया गया। ठीक, ये हो गया इसका उदाहरण। यानी अब आप लोगों ने देख लिया कि ये शोध परिकल्पना दिशात्मक और अदिशात्मक क्या होती है। यानी ऐसी परिकल्पना जिसमें पता चले अंतर, तो वो हो जाएगी दिशात्मक, और जिसमें अंतर न पता चले, क्लियर न रहे, वो हो जाएगी अदिशात्मक। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का है शून्य परिकल्पना। यानी ऐसी कौन सी परिकल्पना है जिसे शून्य परिकल्पना कहा जाता है? शून्य परिकल्पना देखिए क्या होती है कि परिकल्पना के माध्यम से अनुसंधान करता चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख। यानी शून्य परिकल्पना कब बनेगी? जब दो चरों के बीच में या दो से अधिक चरों के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। तो इस प्रकार की परिकल्पना को क्या कहेंगे? शून्य परिकल्पना। देख लीजिए, इस प्रकार की परिकल्पना का उपयोग केवल सांख्यिकी की सार्थकता के परीक्षण के लिए किया जाता है। यानी एजुकेशनल स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो भी परिकल्पना होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में नल परिकल्पना भी कहा जाता है। यानी इसका नाम जीरो हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना और नल परिकल्पना भी है। इसके अलावा इसको रद्द परिकल्पना भी कहा जाता है। देखिए इसके कई नाम हो गए, शून्य परिकल्पना, नल परिकल्पना और रद्द परिकल्पना। इसमें देखिए चरों के बीच में कोई भिन्नता नहीं है, जैसे ऊपर भी मैंने बताया कि इसमें चरों में कोई अंतर नहीं होता। तो जो एनोवा परीक्षण होता है वो इसी पर आधारित होता है। ठीक है, एनोवा परीक्षण जो होता है शोध में वो इसी पर आधारित है। एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी चरों के मध्य में विश्लेषण करना। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण ये देखिए, जैसे विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि, ये आई होगा IQ, एवं कला वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि में कोई अंतर नहीं है। यदि ऐसे कहा जा रहा है कि कला वर्ग के छात्रों की जो बुद्धि लब्धि है विज्ञान वर्ग के छात्रों की बुद्धि लब्धि में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया, यानी दोनों की बुद्धि लब्धि बराबर है। फिर देखिए उदाहरण भी देखिए इसमें कि एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। यानी कोई संख्यात्मक एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है नंबर वाला, यानी कोई परीक्षा हो रही है जिसमें अभिक्षमता मापी जा रही है कि वो बालक या बालिका इस परीक्षा में मतलब योग्य है कि नहीं। तो उसके लिए इसमें देखा जा रहा है कि पुरुष तथा महिला विद्यार्थी जो हैं वो समान प्रदर्शन करते हैं, यानी उनके बीच कोई अंतर नहीं देखता।
इस प्रकार की परिकल्पना को क्या कहते हैं? शून्य परिकल्पना। ठीक है, अब आगे देखिए सांख्यिकीय परिकल्पना यानी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। इसमें जब देखिए क्या होता है कि जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना को सांख्यिकी पदों में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे सांख्यिकी परिकल्पना, यानी जब किसी शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना को सांख्यिकी पदों में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सांख्यिकी परिकल्पना। ठीक है, बस वो उसी तरह का जब इसको अंकों में व्यक्त किया जाता है, आंकड़ों में व्यक्त किया जाता है तो ये सांख्यिकी परिकल्पना कही जाती है। ठीक है, देखिए सांख्यिकी परिकल्पना को सांख्यिकी पदों में व्यक्त करने के लिए विशेष संकेतों का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ संकेत होते हैं, सिंबल होते हैं जिनके माध्यम से इसको व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में, यदि शोध या सांख्यिकी परिकल्पना यह है कि समूह का बुद्धि लब्धि में समूह ख से श्रेष्ठ है तो इसकी सांख्यिकी परिकल्पना क्या होगी? H1 और तथा H1, यानी दोनों में किस प्रकार का अंतर होगा। ठीक है, एक देखिए यहाँ हो गया है 0 होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ देखो इसको कैसे अंकों के माध्यम से व्यक्त, यानी शब्दों में लिखने के बजाय इसको क्या कर दिया गया, कुछ संकेतों या आंकड़ों के माध्यम से व्यक्त कर दिया गया। देखिए H1 क्या है? XA ग्रेटर देन XB। ठीक है, फिर उसी प्रकार देखिए नल हाइपोथेसिस है, इसमें क्या है? XA ग्रेटर देन XB, यानी देखिए यहाँ वो सब पूरा लिखने के बजाय इसको क्या कर दिया गया, कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ अक्षरों के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार की उपकल्पना को क्या कहते हैं? सांख्यिकी। ठीक है, यहाँ माध्य के लिए x का प्रयोग किया गया, यानी जो माध्य होता है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसके लिए x का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए अनुसंधान का अभिकल्प या शोध डिजाइन। ये जैसे देखिए सांख्यिकी परिकल्पना का प्रयोग तब किया जाता है जब ढेर सारे आंकड़े होते हैं तो उनको शॉर्टकट में लिखने के लिए, यानी इतनी बड़ी चीजें लिखने के बजाय क्या है कि उसको शॉर्टकट में संकेतों के माध्यम से लिख दिया जाए। और संकेत कैसे रहते हैं? गणितीय संकेत रहते हैं। ठीक है, इसको देखिए अनुसंधान का अभिकल्प या शोध डिजाइन, यानी रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान में तृतीय वरीयता क्रम में होता है, यानी जब कोई रिसर्च किया जाता है तो उसका जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है? शोध की डिजाइन तैयार करना, यानी आप शोध जो करोगे वो किस प्रकार से करोगे, किसका उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, ये होता है डिजाइन। ठीक, देखिए तृतीय वरीयता सरल शब्दों में अभिकल्प का अर्थ योजना अनुसार कार्य करके संपूर्ण अनुसंधान पर नियंत्रण करना। वही मैंने कहा ना कि उसका डिजाइन बना लेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे कि हमको कैसे कैसे करके अपना अनुसंधान पूरा करना है और उस पर फिर किस प्रकार से हमें कंट्रोल करके उसमें सफलता अर्जित कर। ठीक, देखिए करलिंगर जो थे उन्होंने कहा है कि अनुसंधान अभिकल्प खोज की वह योजना जो संरचना तथा व्यू है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त किया जाता है तथा चरत्व पर निरंतर किया जाता है, यानी प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त किया जाता है और चरों पर नियंत्रण भी स्थापित किया जाए। चरों के बारे में भी आप लोगों ने ऊपर देख लिया है कि चर कैसे कैसे होते हैं। ठीक, अब देखिए जो अनुसंधान अभिकल्प होता है उसके दो मूल उद्देश्य होते हैं। ठीक है, पहला उद्देश्य देखिए क्या होता है कि अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों व समस्याओं के उत्तर अथवा समाधान को ढूंढना, यानी जब किसी रिसर्च की जो कोई प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके उत्तर और समाधान को ढूंढना होता है इसका मकसद। ठीक है, यानी कोई भी रिसर्च डिजाइन तभी किया जाता है जब हमारे सामने कोई समस्या होती है और उस समस्या का हमें समाधान ढूंढना होता है। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है कि संभावित त्रुटियों का नियंत्रण किया जाता है जिससे अनुसंधान के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं वैध, यानी जो रिसर्च किया जा रहा है उसमें कोई संभावित त्रुटि अगर है तो उसका क्या किया जाएगा, नियंत्रण कर लिया जाएगा, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा और उससे अनुसंधान जो होगा विश्वसनीय और वैलिड होगा, वैध होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद आते हैं
न्यादर्श अथवा प्रतिदर्श, यानी सैंपल। इसको देखिए हम लोग नमूना भी कर सकते हैं, यानी हम लोग कोई काम करने के लिए कुछ सैंपल चेक करते हैं, या कुछ खाने पीने के लिए जो होता है लोग उसका सैंपल चेक कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर देखिए सैंपल देते हैं, सैंपल दे का यूज करने के बाद पता चलता है कि ये प्रभावी है कि नहीं, तब फिर उसके बाद उसको अन्य लोगों पर भी वो दवाइयाँ चलाते हैं। तो उसी प्रकार से रिसर्च में भी कुछ सैंपल होते हैं, कुछ नमूने होते हैं, जिसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि यह रिसर्च जो है इसके आधार पर किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, इसमें देखिए जब कोई रिसर्च करना होता है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े समूह पर करना है, बहुत से लोग हैं, तो उसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करके और उनसे डाटा एकत्र किया जाएगा और फिर उन पर रिसर्च करके देखा जाएगा कि ये रिसर्च इनके ऊपर प्रभावी हो रहा है कि नहीं। यदि उनके ऊपर प्रभावी होता है तो उसको फिर क्या कर लिया जाएगा, सामान्यीकरण कर लिया जाएगा, जनरलाइजेशन कर लिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये रिसर्च है, सभी लोगों पर लागू हो। देखिए बहुत सारी जो रिसर्चेज होती हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं, जो भी सिस्टम होते हैं, तो क्या पूरे जनसंख्या पे उसको टेस्ट नहीं किया जाता है, कुछ ही लोगों पे उसको टेस्ट करके एक जनरलाइज कर लिया जाता है कि हाँ ये इसके लिए योग्य है, यानी आप सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते। तो उसी प्रकार से रिसर्च में होता है। ठीक, देखिए जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों को एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है। ठीक है, और उन संकलित इकाइयों के समूह को न्यादर्श, प्रतिदर्श या नमूना भी कहा जाता है। वही जो अभी मैंने बताया कि कुछ लोगों को चुन लिया जाएगा, फिर उस पर रिसर्च किया जाएगा और फिर बाद में रिजल्ट। इससे क्या होता है कि आकार में वृद्धि होने से क्या हो, गलती के चांसेस रहते हैं, यानी ज्यादा लोगों पे जब कोई चीज करेंगे तो उसमें त्रुटियां हो सकती है, इसलिए कुछ थोड़े से लोगों को लेकर उस पर उसको चेक कर लिया जाए, फिर जब अगर सही रहेगा तो फिर सब पे अप्लाई कर देंगे। ठीक, प्रतिदर्श के प्रकार, यानी प्रतिदर्श कितने प्रकार के होते हैं, न्यादर्श कितने प्रकार के होते हैं, नमूना कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, संभावित प्रतिदर्श और दूसरा साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श। ठीक, अब देखिए संभावित प्रतिदर्श किसे कहते हैं, जिस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है उसे संभावित प्रतिदर्श, यानी जिसको सम्मिलित किया जाता है उसको सम्मिलित किए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है, तब उसे क्या कहते हैं, संभावित प्रतिदर्श। ठीक है, अब देखिए संभावित प्रतिदर्श के 3 प्रकार हैं, जो अभी मैंने बता दिया, ये उसके संभावित प्रतिदर्श का प्रकार है। पहला देखिए क्या है कि साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, यानी इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर होती है तथा किसी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन को बाधित या प्रभावित नहीं करता है। इस विधि में इकाइयों का चयन कुछ यांत्रिक या संयोगिक क्रिया द्वारा किया जाता है, यानी ढेर सारे लोगों में से जब कुछ लोगों को चुना जाता है तो उसमें जब ये नहीं होता है कि एक व्यक्ति को चुनेंगे तो दूसरे को न चुनने से कोई बाधा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी उससे कोई आपका रिसर्च प्रभावित नहीं होता है। ठीक, और इनका चयन कैसे किया जाता है, यांत्रिक विधि या संयोगिक विधि से। ठीक, यानी मैकेनिक विधि से या फिर संयोगिक विधि। ठीक, फिर देखिए साधारण यादृच्छिक विधि की 2 विधियां हैं, यानी साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श जो होता है उसकी मुख्यतः 2 विधियां हैं। कैसे कैसे की जाता है, एक तो होता है लॉटरी विधि, यानी लॉटरी विधि से सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसमें जैसे देखिए लॉटरी में क्या होता है कि किसी को पता नहीं होता है, जिसका नाम आ गया वो हो गया, किसी को पता नहीं रहता। उसी प्रकार देखिए यादृच्छिक संख्या सारणी विधि, इसमें देखिए क्या होता है कि इस विधि का प्रयोग चयनित न्यादर्श के आकार में वृद्धि होने तथा समष्टि के अधिक विस्तारित होने पर किया जाता है। यानी इस विधि का प्रयोग तब किया जाएगा जब न्यादर्श का आकार ज्यादा हो, यानी संख्या ज्यादा होगी और वो ज्यादा विस्तृत होगा, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रैंडमली, जैसे कोई चीज आपको ढेर सारी दे दिया जाए और उसमें आपको कह दिया जाए कि इसमें से कुछ आप चीज उठा लीजिए, यानी सारी चीज आपको दिख रही है लेकिन आपको उसमें रैंडमली जो आपके हाथ में आया वो उठा लिए, तो वो होता है रैंडमली। ठीक है, अब देखिए फिर अगला क्या होता है, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, यानी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसको देखिए क्या कहते हैं
कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो, यानी अगर ढेर सारे लोग हैं तो उसमें से हमें ऐसे लोगों को चुनना है कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व क्या हो, बराबर। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति होती अन्य कई कारणों से जनसंख्या को कभी कभी क्रमबद्ध स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, कई क्रमबद्ध स्तर में, कई स्टेप में बांट दिया जाता है। इसके लिए प्रत्येक स्तर में पढ़ने वाली इकाइयों का ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, और विभिन्न स्तरों के ढांचे में से इकाइयों को यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा चुन लेते हैं। यानी ढेर सारे लोग हैं तो उसमें अलग अलग समूह के लोग हैं तो उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाएगा और फिर हर कैटेगरी से एक एक को चुन लिया जाएगा जिससे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, यानी वो चीज सभी लोगों पर किया जाए। जैसे देखिए अपने देश में संसद में चुनाव वगैरह होता है तो उसमें देखिए क्या होता है कि कहीं कहीं सीटें जो होती हैं आरक्षित होती हैं। आरक्षित करने का मतलब यही है कि उस वर्ग के व्यक्ति का भी संसद में या विधानमंडल में हिस्सेदारी हो, यानी उनका भी प्रतिनिधित्व हो। वो यह कह ना पाए कि हमारे तरफ से कोई व्यक्ति नहीं चुना गया है, यानी हमारे लिए कोई प्रतिनिधि है ही नहीं, तो ऐसा इसलिए किया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी किया जाता है। ठीक है, इस विधि को देखिए क्या कहते हैं, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित होती है तो यह सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी जब विषम जनसंख्या हो, यानी जो चर हैं वो विषम प्रकार के हों, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए समूह गुच्छ प्रतिदर्श यानी क्लस्टर सैंपलिंग। इसमें देखिए क्या होता है, कभी कभी प्रतिदर्श की इकाइयां चर की प्राकृतिक इकाइयां न होकर उनके स्वाभाविक समूह या गुच्छे होते हैं। ठीक है, यानी समूह में होता है गुच्छों के। तो प्रतिदर्श की इस विधि में गुच्छों का ढांचा बनाया जाता है और इसी ढांचे में से यादृच्छिक प्रतिदर्श चुना, यानी ढेर सारा गुच्छे रूपा रहेगा, उसमें से रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यदि इकाइयां आवश्यकता से अधिक हैं तो आवश्यक इकाइयों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा कर लिया जाता है। इसे उप प्रतिदर्श कहते हैं। ठीक है, यानी फिर यहां भी सिलेक्शन कैसे होगा, रैंडमली होगा। देखिए आगे देखिए, प्रतिदर्श की यह विधि तब अधिक लाभदायक होती है जब इकाई तक पहुंचने का व्यय अधिक एवं इकाई के अध्ययन का व्यय कम। यानी इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब हमारा वहां पहुंचने का जो व्यय होता है बहुत अधिक होता है और हमारा अध्ययन का जो खर्च होता है वो कम होता है। यानी जैसे देखिए आपको कोई रिसर्च मिला जिसमें आपको बहुत दूर जाना है और वहां जाकर रिसर्च करना है, उसके लिए खर्च बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास पैसे कम हैं, आपको पैसे कम मिल रहे हैं, तो उसमें से आप क्या करोगे कि इसी विधि के द्वारा वेरिएबल्स को सेलेक्ट करोगे, चुनो। ठीक, अब देखिए असंभावित प्रतिदर्श, इसको क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, देखिए जिस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती, यानी उनको सिलेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इसकी संभावना नहीं होती, पता नहीं होता है, तो इस प्रकार के प्रतिदर्श को क्या कहते हैं, असंभावित। मतलब कब सिलेक्ट कर लिया जाएगा कोई पता नहीं होता, संभावना ही नहीं होती, तो उसको असंभावित कहते हैं। इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार एवं इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन करके प्रतिदर्श में शामिल कर, यानी उनको सिलेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। यानी वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, संभावित होता है, जरूरत पड़ेगी तो करेगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेगा। ठीक, देखिए असंभावित प्रतिदर्श का भी कुछ लाभ है। लाभ ये क्या है कि इससे कम समय, धन एवं श्रम के साथ सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। यानी इसमें कम समय लगेगा, कम पैसे लगेंगे, कम श्रम लगेगा, जब हमें जरूरत होगी तो हम उसका सिलेक्शन करें। ठीक, असंभावित प्रतिदर्श की सबसे प्रमुख सीमा जो है वो है, यानी इसकी जो कमी है, इस प्रकार प्राप्त प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते।
यानी इस प्रकार से अगर कोई सैंपल लिया जाता है तो उस पूरे समूह का, उस पूरी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व सही से नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि उसको पहले से पता ही नहीं होता है कि हमें चुना जाएगा, यानी हमें प्रयोग किया जाएगा। जब पहले से पता रहता है तो प्रतिनिधित्व सही से करेगा, नहीं पता रहता है, संभावित है, तो नहीं हो पाएगा सही से। ठीक, देख लीजिए असंभावित प्रतिदर्श जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ये जो पांचों प्रकार हैं, ये देखिए एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ कुछ प्रकार जो है, जैसे अभी देखिएगा आप लोग नीचे जो है कुछ ऐसे प्रतिदर्श जो हिमकंदुक वाला है वो बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, देखिए कोटा प्रतिदर्श, यानी कोटा बना दिया जाए। देखिए इस प्रतिदर्श में जनसंख्या का स्तरीकरण उसी प्रकार किया जाता है जैसे कि स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श में, जैसे ऊपर आपने देखा कि जो स्टैंडर्ड होता है और यादृच्छिक विधि द्वारा, ऊपर अभी आप लोगों ने देखा, तो उसी विधि द्वारा इसमें भी किया जाता है। किंतु इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रत्येक स्तर कोटा अथवा अंश में इकाइयों का चयन जो है अपने विवेक से करता है, यानी इसमें जो सिलेक्शन करता है वो अपने दिमाग से सोच समझ कर करता है। ठीक, अगला देखिए आकस्मिक प्रतिदर्श, यानी एक्सीडेंटल, अचानक। देखिए इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या से संबंधित कोई भी इकाई सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो जाती है, इसे आकस्मिक प्रतिदर्श कहते हैं। अचानक जब हो जाती है तब उसको आकस्मिक कहते हैं। ठीक, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श, यानी पर्पजिव सैंपलिंग। इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता जनसंख्या की उस समूह की इकाइयों का चयन करता है जिसे वह पूर्व ज्ञान के आधार पर उस जनसंख्या का प्रतिनिधि समझता हो, यानी वो पहले से अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसका प्रतिनिधि समझ रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रतिदर्श को क्या कहेंगे? उद्देश्यपूर्ण, यानी उसके दिमाग में पहले से बना हुआ है कि मुझे उद्देश्य, उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये सेलेक्ट करना है तो वो सेलेक्ट कर। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, क्रमबद्ध प्रतिदर्श, यानी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसको देखिए क्या आता है कि ब्लैक तथा चैंपियन जो थे, दो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसी प्रतिदर्श परियोजना जिसमें यादृच्छीकरण, रैंडमनेस के गुण हो तथा साथ ही साथ असंभाविताशील गुण भी हो, यानी इसमें 2 गुण होंगे, एक तो रैंडम वाला और एक नॉन प्रोबेबिलिटी वाला, यानी असंभावित भी होगा और रैंडमली भी होगा, तब इसमें क्रमबद्ध प्रतिदर्श परियोजना का लक्षण दिखेगा। यानी इसे तब क्या कहा जाएगा? क्रमबद्ध प्रतिदर्श या सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहा जाएगा। क्रमबद्ध प्रतिदर्श व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित सूची से प्रत्येक चौथे व्यक्ति का चयन करते हुए उनका एक समूह तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सीमित जनसंख्या के लिए यह प्रतिदर्श तकनीक अपनाई जाती है, यानी जनसंख्या सीमित है, सभी लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है, तो जितने लोग हैं उसको काउंट कर लेंगे, फिर उसमें से प्रत्येक चौथे व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये विधि जो है वो क्या कहलाती है? क्रमबद्ध प्रतिदर्श। ठीक, देख लीजिए जैसे एक उदाहरण दिया है कि उदाहरण में देखिए क्या है कि माना किसी फैक्ट्री में 1000 कर्मचारी हैं, उन पे कोई सर्वेक्षण करना है, कोई हमें सर्वेक्षण अनुसंधान करना है, तो उसमें हमको सभी लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है, तो उसमें हम उन सभी लोगों को क्या बना लेंगे? एक लिस्ट मंगा लेंगे, सूची मंगा लेंगे, और इस सूची में कोई भी एक कर्मचारी सूची क्रम में 7वें स्थान पर है, तो प्रतिदर्श में इसका चयन करने के बाद हर 5वां या 10वां व्यक्ति सम्मिलित कर वांछित प्रतिदर्श प्राप्त कर लिया जाता है, यानी सभी लोगों को शामिल करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को अंतर कर करके सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक, इससे क्या हो जाता है कि सभी लोगों में से लगभग जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो चुन लिए जाते हैं और उनसे फिर सर्वे करके फिर रिजल्ट निकाल दिया जाता है। ठीक, अब देखिए क्या है, हिमकंडुक प्रतिदर्श, यानी स्नोबॉल सैंपलिंग। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे देखिए बर्फ के जो टुकड़े होते हैं उसके आधार पर बताया गया कि स्नोबॉल, उसमें देखिए क्या होता है, हिमकंदुक प्रतिदर्श का प्रयोग अनुसंधानकर्ता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है।
यानी इस प्रतिदर्श का प्रयोग तभी किया जाता है जब जनसंख्या में से सभी व्यक्तियों के बीच जो अनौपचारिक सामाजिक संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, यानी औपचारिक संबंध नहीं, अनौपचारिक। ठीक है, तो देखिए हिमकंदुक प्रतिदर्श का स्वरूप समाज मितीय पर आधारित होता है, यानी ये सामाजिक होता है, समाज शास्त्र से संबंधित होता है, सामाजिक नियमों से, व्यवहारों से, सामाजिक क्रियाकलापों से संबंधित। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना होता है, अनिवार्य होता है कि वह संबंधित जानकारी सूचना को कहां से प्राप्त करता है। इससे अनुसंधानकर्ता को एक परस्पर अंतःक्रिया का पैटर्न पता चल जाता है, यानी इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना पड़ता है कि वो संबंधित जो जानकारी है, सूचना है, वो कहाँ से प्राप्त करता है। इससे अनुसंधानकर्ता को क्या हो जाता है, एक पैटर्न पता चल जाता है और फिर उसी के आधार पर वो आगे बढ़ता है। ठीक, अब देखिए सैंपल संबंधी जो है कुछ त्रुटियां होती हैं, यानी सैंपल जब कलेक्ट किया जाता है ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, उसमें कुछ त्रुटियां भी आ जाती हैं। तो देखिए वो त्रुटियां देखिए क्या क्या है। देखिए सामाजिक व व्यवहारिक अनुसंधानों में प्रतिदर्श सदैव जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते, यानी कोई ऐसा अनुसंधान किया जा रहा है जो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है, किसी व्यवहारिक क्षेत्र से संबंधित है, तो उसमें जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं वो कभी कभी क्या होता है, सही से प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ कुछ मात्रा में त्रुटियां रह जाती हैं। जिसके क्या कारण है, देखिए क्या कारण। सबसे पहला जो कारण है क्या है, यादृच्छिक त्रुटि, यानी रैंडमली जब सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। ठीक, दूसरा देखिए सुव्यवस्थित त्रुटियां, यानी सिस्टमेटिक तरीके से भी जब किया जाता है तो भी उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आ जाती हैं। उसके बाद देखिए प्रतिदर्श त्रुटियां, यानी सैंपलिंग एरर नहीं होती है, जब किसी चीज का सैंपलिंग के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है उसमें कमी आ जाती है। फिर मापन की त्रुटियां होती हैं, यानी मापते समय जब उसका मेजरमेंट किया जाता है तब उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आ जाती है। ठीक, तो ये सब देखिए क्या हो गया कि अभी आप लोगों ने देखा सैंपलिंग यानी प्रतिदर्श, न्यायदर्श या नमूना और उसके आने वाली त्रुटि। अब देखिए क्या है कि जो हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो क्या होती है कि कुछ प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं और कुछ द्वितीयक स्रोतों से। प्राथमिक स्रोत का मतलब होता है कि किसी चीज को डायरेक्ट वहीं से पता लगाना जहां से वो चीज हुई थी, और द्वितीय स्रोत का मतलब होता है कि किसी के माध्यम से। ठीक, यानी जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित हुई तो उस घटना को जाके हम स्वयं अपनी आंखों से देख के जानकारी इकट्ठा करें तो हो जाएगा प्राथमिक स्रोत। लेकिन द्वितीयक स्रोत ऐसे अगर हम किसी अखबार से, किसी न्यूज़पेपर से, किसी टीवी चैनल से वो चीज़ सुन के फिर उसका डाटा एकत्रित करें तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक स्रोत। तो इसका मतलब यही होता है। देखिए प्राथमिक स्रोत देखिए क्या होता है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अतीत की घटनाओं के अध्ययन क्षेत्र में जाकर, वही जो मैंने बताया कि जहां घटना हुई रहेगी वहां खुद जाकर स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं के साथ संपर्क कर तथ्यों का संकलन करते हैं। यह तथ्य संकलन ही प्राथमिक स्रोत कहलाता है, यानी खुद से जाकर, अपने अकेले भी जाकर या अपने साथ कुछ लोगों को ले जाकर और वो चीज जानकारी इकट्ठा करना वो प्राथमिक कहा जाता है। अब प्राथमिक स्रोत के देखिए कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे क्या होता है, लिखित स्रोत। लिखित स्रोत में देखिए क्या होता है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया है तो उस निर्णय को हम उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर और फिर उसका उपयोग करें, वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक। लेकिन वही चीज किसी और ने डाउनलोड करके उसमें कुछ करेक्शन करके, कुछ सुधार करके अपने पास रखा हुआ है और हम उससे प्राप्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, द्वितीय। देखिए न्यायालयों के पत्र, आत्मचरित वर्णन, कार्यालय संबंधित अभिलेख, शिलालेख, विज्ञापन पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दैनंदिनी, वंशावलियां, यानी ये सब चीजें जो होती हैं जहां छापी गई हैं, जहां डिसीजन लिया गया है, अगर हम डायरेक्ट वहां से ये सब चीजें प्राप्त करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, प्राथमिक स्रोत, यानी लिखित प्राथमिक स्रोत। मौखिक प्राथमिक स्रोत में देखिए क्या होता है कि देखिए कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे लोक श्रुति, लोक कथाएं, दंत कथाएं, गाथाएं, कहानियां, उपाख्यान,
यानी जो प्राचीन काल की कुछ लोक कथाएं थी, दंत कथाएं थी, गाथाएं थी और कहानियां थी, उपाख्यान थे, तो इन सब चीजों से जो हम खुद से अपने आप से उसको पढ़ के फिर उससे जानकारी लेकर और फिर अपने रिसर्च में उपयोग करेंगे, तो ये सब कैसे हो जाएगी? लिखित ऊपर हो गया, ये क्या हो जाएगा? मौखिक। ठीक। कलात्मक स्रोत में देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए सिक्के, मूर्तियां, ऐतिहासिक चित्र, ललित कथाएं, यानी ये सब चीजों को जब हम खुद से स्वयं से सेलेक्ट करके स्वयं से जानेंगे तब सब कुछ क्या हो जाएगा? प्राथमिक। अब देखिए प्राथमिक स्रोत के बारे में जो करलिंगन नामक विद्वान है उन्होंने देखिए क्या कहा है कि प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त मूल भंडार होता है। ठीक है, यह किसी महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख होता है या एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा प्रस्तुत एक घटना का विवरण होता है, अर्थात किसी छायाचित्र या किसी संगठन की बैठक का विस्तृत विवरण होता है। यानी ऊपर जो चीजें बताई गई हैं ये ज्यादा सही माना जाता है, प्रत्यक्ष माना जाता है, जिसको आपने खुद अपने आंखों से देखकर अपने कानों से सुनकर किया है तो वो ज्यादा प्रभावी माना जाता है। देखिए फिर देखिए बेस्ट के अनुसार इन्होंने क्या है कि प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति, समूह अथवा काल का संबंध उसके शेष भागों अथवा अवशेषों से रहता है। यानी जब हम उसको प्राप्त करेंगे तो वो उस काल से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे देखिए जीवाश्म, अस्थि पंजर, यंत्र, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, खान पान, बर्तन, भवन, सज्जा, चित्र, चित्रकारी, सिक्के, कलात्मक कृतियां, ये सब क्या होते हैं? उस काल से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ये देखिए इस प्रकार का ज्यादातर उपयोग कहाँ किया जाएगा? जब कोई ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाए। देखिए हम लोग इतिहास की पुस्तकों में भी पढ़ते हैं कि इस इतिहास की जानकारी के स्रोत, तो ये सभी क्या है? उस काल के इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं। यदि कोई जीवाश्म पाया जाता है, कोई अस्थि पंजर पाया जाता है, कोई यंत्र पाया जाता है, तो उसके आधार पे हम लोग क्या कहते हैं कि ये चीजें उस समय प्रयोग की जाती होंगी। तो इससे हमको पता चला। ये सब क्या हो जाते हैं? प्राथमिक स्रोत। अब देखिए द्वितीयक स्रोत क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स। इसमें देखिए एक व्यक्ति जो है ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में मूल स्रोत से ज्ञान प्राप्त न करके घटना से संबंधित व्यक्तियों के सुनाए गए वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त, जैसे भी मैंने बताया ना कि खुद से न जाए बल्कि किसी दूसरे से सुने, किसी दूसरे से डाटा लेकर और फिर हम उसको अपने प्रयोग में लाएं, तो वो क्या हो जाता है? द्वितीयक स्रोत। इस वर्णन को देखिए द्वितीयक स्रोत या गौड़ स्रोत कहते हैं। इसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया होगा तो आप अपना जब रिसर्च करेंगे तो उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, कमी आएगी। देखिए इस वर्णन में यद्यपि सत्य का अंश रहता है किंतु प्रथम साक्षी से द्वितीयक श्रोता तक पहुंचते पहुंचते वास्तविकता में कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उस समय जब रचना की गई थी तो उसमें कुछ और कहा गया होगा, लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे आते आते लोगों ने अपने विचारों को भी उसमें शामिल कर दिया, तो जिससे क्या हो जाएगा? उसमें बदलाव आ जाता है। तो इसीलिए देखो कहा जाता है कि जिसके कारण उसके दोष युक्त होने की संभावना रहती है। लोग कहते हैं ना कि इसमें बदलाव किया गया है, ये हूबहू ऐसी नहीं है जैसी इसको बनाया गया था। जैसे देखिए बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें कहा जाता है कि उन्होंने इस प्रकार का उपदेश दिया ही नहीं था, ये तो पता नहीं कहाँ से लिख दिया गया है। तो कहाँ से लिख दिया गया? समय काल के अनुसार लोगों ने अपने अनुसार उसमें अपनी बातें डाल दी हैं, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। देख लीजिए अब देखिए क्या है कि द्वितीयक स्रोत की अपेक्षा प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में अधिक विश्वसनीय होता है। तो कभी मैंने बता ही दिया कि द्वितीयक स्रोत पे लोग उतना विश्वास नहीं करते हैं जितना प्राथमिक। आप लोग ही देखिए जब कोई बात आपसे कोई बताता है तो आप कहते हैं, सोचते हैं ना कि एक बार ये बता रहा है, पता नहीं सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, मैं खुद से जाके देख के लेता हूँ। जब खुद से जाके देखते हैं तो आपको विश्वास हो जाता है। तो वही चीज है। तो उसी प्रकार रिसर्च में भी होता है। जब रिसर्चर जो होता है खुद से जाकर कोई चीज देख कर डाटा एकत्र करके काम करता है तो वो बहुत बेहतर होता है, और दूसरे के आधार पर दूसरे के द्वारा कलेक्ट की गई चीजों से करता है तो वो उतना संतुष्ट नहीं होता और उसमें गड़बड़ी होने का चांस होता है। देखिए प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं का मौलिक भंडार होता है।
हम जो भी ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ते हैं इतिहास की किताबों में, जहां भी पढ़ते हैं, वो सब किसके आधार पर लिखा गया है? सब प्राथमिक स्रोतों के आधार पर, किसी से सुन के नहीं। जबकि द्वितीय स्रोत उन घटनाओं का विचलित भंडार होता है, यानी ये जो होते हैं विचलित भंडार होते हैं, सही उतने नहीं होते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब प्राथमिक स्रोत नहीं मिलता है किसी घटना के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो हमें द्वितीय स्रोतों का प्रयोग करना ही पड़ता है। लेकिन जब तक मिलता है तब तक प्राथमिक स्रोत का ही करते हैं। जैसे देखिए, हम लोगों को अपने इतिहास की पुस्तकों में बहुत सारे ऐसे काल हैं, बहुत सारे ऐसे वंश हैं जिसके बारे में हमें कोई प्राथमिक स्रोत नहीं मिलता है, किसी के द्वारा कही गई, यानी कोई भी बाहरी इतिहासकार आया, कोई बाहरी यात्री आया और उसने उस चीज के बारे में कुछ कहा है, तो हम लोग उसी के आधार पे कह देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई साक्ष्य होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार देखिए, अब करलिंगर ने देखिए क्या कहा है। करलिंगर ने कहा है कि गौड़ या द्वितीयक स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना स्थिति का वह अभिलेख या रिकॉर्ड है जो मूल भंडार से 1-2 कदम दूर होते हैं। वही चीज है, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से कहा है कि ये उतने ज्यादा विश्वसनीय नहीं होते हैं जितने प्राथमिक स्रोत होते हैं। लेकिन कभी कभी जब प्राथमिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं तो इनका उपयोग करना पड़ता है। देखिए, जैसे जीवन इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण, पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त सामग्री द्वितीय स्रोत के उदाहरण है। फिर से इतिहास वाली बात, जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो हमें बहुत सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? चाणक्य की रचनाओं से, मेगस्थनीज की रचनाओं से। उसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उस काल के जो प्रमुख प्रमुख रचनाकार थे, कुछ विदेशी व्यक्ति भी थे, जैसे फाहियान था। उसी प्रकार देखिए हेन सांग के द्वारा हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन से संबंधित, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित बहुत ज्यादा प्राथमिक स्रोत नहीं प्राप्त हुए, तो इन लोगों की रचनाओं से ही हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये था अभी हम लोगों ने देखा कि सैंपल और प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। इसके बाद देखिए जो है आगे के टर्म और हैं, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसके आगे की चीजें बताऊंगा।